क्रिटिसिज्म हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि इन्होंने कहा भाई ना वुमेन लिख रही हैं, अगर लिख रही हैं तो उनको क्रिटिकल जो मिल रहा है पर्सपेक्टिव वो मेन का मिल रहा है। सो एलेन शोल्टर ने एक टर्म कॉइन किया, उसका नाम है गाइनो क्रिटिसिज्म। सेकंड, ठीक है। गाइनो क्रिटिसिज्म वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय एलेन शोल्टर इन 1979. Why? To describe critical responses that accounted for the woman author as a producer of texts and meanings. She defined gynocriticism as a concern with women as writers, the history, styles, themes, genre, structures of writing by women, the psychodynamics of female creativity, the trajectory of the individual or collective female career, and the evolution of the and laws of a female literary tradition. Everything by a woman. क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज, देखो गाइनो क्रिटिसिज्म, तो जितने भी क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे दैट अकाउंटेड फॉर द वुमन ऑथर एज अ प्रोड्यूसर ऑफ टेक्स्ट्स एंड मीनिंग, वो है गाइनो क्रिटिसिज्म। और गाइनो क्रिटिसिज्म किस चीज के साथ कंसर्न रखता है कि हम वुमेन राइटर्स को पढ़ेंगे, जो भी है हिस्ट्री, स्टाइल, थीम, उनका जॉनर, स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग क्या है, विच विल बी बाय वुमेन। किस तरह से फीमेल क्रिएटिविटी का जो डायनामिक्स है वो क्या है, एक इंडिविजुअल की या कलेक्टिव, हमने एक बॉडी ऑफ फीमेल राइटर्स को देखना है अगर, तो उनका क्या पाथ उन्होंने लिया है, क्या ट्रैजेक्टरी है, और लॉज ऑफ फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन, किस तरह से ये ट्रेडिशन है विमेन राइटर्स का वो कैसे इवॉल्व हुआ। दीज आर द कंसर्न्स ऑफ गाइनो क्रिटिसिज्म. So this kind of criticism is necessary because, as Showalter puts it, male critical theory is a concept of creativity, literary history, or literary interpretation based entirely on male experience and put forward as universal. अभी हमें मेल क्रिटिक्स हमने देखे हैं मोस्टली, राइट? कोई आपको फीमेल क्रिटिक दिखा? पूरी की पूरी किताब है, प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस, लॉन्जाइनस से लेके आप फिलिप सिडनी और आगे आ जाओगे पूरा एंड तक, एफ आर ल्यूइस तक। वेयर आर द वुमेन? है ही नहीं। तो ये वही कहती हैं कि पूरा जो ये क्रिटिसिज्म है भरा पड़ा है आदमियों से। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन इट इज इंटायरली बेस्ड ऑन मेल एक्सपीरियंस और उसी को यूनिवर्सल बना के सामने रख दिया जाता है। Showalter, like Ellen Moores, please note down the name and read. In her justly celebrated Literary Women 1977, argued that जो women authors हैं, from the perspective of gynocritics, were not deviations from the patriarchal norm. On the contrary, they constituted a very strong subculture within patriarchy. क्या कह रहे हैं? अभी एलेन मूर्स की तरह, एलेन मूर्स ने वर्क लिखा था लिटरेरी वुमेन, शोवाल्टर ने भी उन्हीं की तरह आर्ग्यू किया कि जितने भी वुमेन ऑथर्स हैं, अगर हम गाइनो क्रिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें, वो डिविएशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वो करेंगे जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स में नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। देयर इज ऑलरेडी अ सब कल्चर विद इन पेट्रियार्की, वेरी स्ट्रॉन्ग सब कल्चर जो वहां पे एग्जिस्ट करता है। वैसे ही गिलबर्ट गुबर का वर्क हमने लास्ट क्लास में देखा था। इट बियर्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सच अ गाइनो क्रिटिसिज्म वेयर दे एक्सप्लोर द सबटेक्स्ट। यू रिमेंबर द टर्म? कौन सा टर्म था जो गिलबर्ट गुबर के टाइम पे हमने पढ़ा था, जिसमें एक तो सर्विस लेवल का मीनिंग है और दूसरा हिडन एक मीनिंग है वहां पे। उस हिडन मीनिंग के लिए उन्होंने एक टर्म दिया था। गिव मी द टर्म। यस, दृष्टि, आस्था, शुभांगी। Come on, write it down.
अगर याद नहीं तो वो लिख दो याद नहीं है। Can't remember. Palimpsests. अभी याद आया। Palimpsests. ठीक है। The question was, what was the term that Gilbert Goober had given while talking subtext in women's writing? So now, extending this work, Gilbert and Goobers, एक और उन्होंने work लिखा था, No Man's Land, suggested that 20th century literary history is marked essentially by gender and sexual conflicts. No Man's Land में गिलबर्ट गुबर ने क्या कहा कि अगर हम हिस्ट्री देखेंगे 20th सेंचुरी की लिटरेरी हिस्ट्री देखें उसमें बहुत सारे जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिखेंगे, बहुत सारे सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे एंड दे डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस ऑफ रेप, डोमेस्टिक अब्यूज, मतलब ये बढ़ता जा रहा है 20th सेंचुरी के बाद। सेक्सुअल टेंशन, सेक्सुअल इमेजरी टू डेमोन्स्ट्रेट मॉडर्निटीज, मतलब मॉडर्निटी को दिखाने के लिए किसी तरह everything has become extremely gross. And not that they've become out loud and that's gross, no, but people have somehow lost that innocence that they had, and they've, many of them have turned, I don't have the word for it, wherein we see these abuses, these rapes and sexual tensions, and that's what is also shown in media, in everywhere. तो मॉडर्निटी को दिखाने के लिए कंटिन्यूइंग ऑब्सेशन विद सेक्स एंड सेक्सुअलिटी इज देयर. Gynocriticism has sought to uncover what? Particular modes of women's writing. कि women writing कैसा है? By positing the woman's experience as being at the center of both writing and criticism. कि हम अभी women writing को और women criticism को ही सेंटर में रखेंगे. बाद के जो गाइनो क्रिटिक्स थे, दे वर अनहैप्पी विद द अप्रोच जो शोल्टर ने दिया था, एक आउटलाइन दिया था उसका, गिलबर्ट गुबर एंड द अर्ली फेमिनिस्ट क्रिटिक्स. तो इन लोगों ने जो किया था, बाद के गाइनो क्रिटिक्स ने कुछ चेंज किया. सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डीकंस्ट्रक्शन नाउ, प्लीज नोट डाउन द नेम्स ऑफ दीज क्रिटिक्स: मैरी जैकोबस, बॉनी जिमरमैन एंड चंद्र तालपाड़े मोहंती. They began to critique the early feminists, saying that they indulged in supplanting one tradition with another. आप क्या कर रहे हो? आपने पहला स्टेप कर दिया डीकंस्ट्रक्शन का. यू आर ट्राइंग टू रिवर्स द हायरार्की. अभी तक मेल ऊपर थे, पेट्रियार्कल नॉर्म्स चल रहे थे. व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर जस्ट ट्राइंग टू सबवर्ट इट एंड ब्रिंग द वुमेन इन द डोमिनेंस, एंड दैट्स नॉट व्हाट वी वांट. सो बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको वही अपोरिया वाला सिचुएशन लेके भी आना है तो ये स्टेप बहुत जरूरी है, अदरवाइज कौन आपको आराम से ऐसे आने देगा ऊपर. सो सच अ क्रिटिकल अप्रोच आर्ग्यूड द पोस्ट 1980s फेमिनिस्ट होमोजेनाइज्ड ऑल वुमेन इनटू वन कैटेगरी. बस यही एक मेन क्रिटिसिज्म रहता है विद इन फेमिनिज्म कि अगर कोई एक आके कोई थ्योरी दे रहा है, कोई एक आके कोई पोजीशन पुट फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि तुमने भाई सबको इंक्लूड नहीं किया. फिर वही बात है कि कुछ करने की कोशिश की ना. अब मुझे नहीं पता कि यहाँ बैठे कि उस किसी कोने में एक, या फिर यहाँ बैठ के मुझे ये भी नहीं पता कि सामने वाले घर के वुमेन की क्या कंडीशन है. यू कांट नो. तो पोस्ट जो 1980s के बाद आए, उन्होंने यही कहा कि तुम होमोजेनाइज कर रही हो सारी वुमेन को एक ही कैटेगरी में, उन सबके एक्सपीरियंसेस को सेम बता के. तो ऐसी होमोजेनाइजेशन डाइवर्सिटी ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस को डिनाई कर देती है. Therefore, of women's writing, something women critics had accused the men critics of doing. The black woman was as marginal to white women's writing and criticism as women were to men's. कि हमारे लिए कुछ चेंज नहीं हुआ. इफ आई एम अ ब्लैक वुमन तो मेरे लिए कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि पहले मेन क्रिटिक्स थे और अभी वुमेन क्रिटिक्स आ गई हैं. मैं उसी पोजीशन में हूं एज अ ब्लैक वुमन.
मुझे अभी भी सुना नहीं जा रहा, मेरे एक्सपीरियंसेस को अभी भी लिखा नहीं जा रहा, अभी भी उसको मेन स्ट्रीम में लेके नहीं आया जा रहा। मैं अभी भी मार्जिनल हूँ, तो मेरे लिए कुछ नहीं बदला। So that is even within the new canon of women authors, there were no lesbians, there were no women of color as post-colonials or post-colonials. Thus, अब इन सब में अब आप देखो इंडियन वुमेन का कोई मेंशन नहीं है कि इंडियन वुमेन के साथ क्या हो रहा था या उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। हम लोग इंडियन लिटरेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं शॉर्ट वीडियोस में। तो अभी जब हम लोग बहुत आगे जाएंगे तब जाके हमें एक का दुख का कोई फीमेल राइटर्स मिलती हैं। हाँ, अभी एकदम अर्ली भी थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। हाउएवर क्रिटिसिज्म की बात करें तो यही है, मतलब इट्स नॉट ऑल द सेम। ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंसेस एंड विल कम टू दैट लेटर। सो रेस, एथनिसिटी, क्लास, ज्योग्राफी ये सब इंक्लूड नहीं होगा तो वही होमोजेनाइजेशन हो जाएगा as analytical categories within feminism and produced new forms of feminist cultural theory. Black, यहीं से शुरुआत हुआ फिर black, lesbian, third world और post colonial and more recently cyber feminism. यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। women, language, writing. If, as Virginia Woolf proposed, women authors are forced to use male language because they have none of their own, then the attempt among feminist philosophers and writers has been to explore alternative forms of language that would be feminine and female. So we haven't still had our video call, but I think we have to have it soon now because you guys are not answering the questions. अभी रिसेंट लास्ट क्लास का वो मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको एक और क्लास दी थी, उसमें भी बैलेंस सेट्स की बात थी। सो वेयर इज योर रिविजन गोइंग ऑन? आई हैव टू नो। ओके, दैट इज फेमिनिस्ट्स पॉन्डर ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल लैंग्वेज। वही क्वेश्चन था कि फीमेल लैंग्वेज क्या होगी फिर। सो 1970s में और अर्ली 1980s में जो लिंग्विस्ट्स थे उन्होंने एक्सप्लोर किया इस आइडिया को। ये जो जेंडर्ड लैंग्वेज वाली बात है ना कि लैंग्वेज जेंडर्ड है। Please note down the names. Robin Lakoff, very important, Dale Spender. इन्होंने आर्ग्यू किया that woman's language was deferential. It was passive, it was apologetic. While men's language was aggressive, imperative, and declarative. I'll give you a very nice example here. In most of the families, you will see this. Think about how your mother and father talks. फादर या कोई भी आपके फैमिली में मेल मेंबर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, जो व्हाटएवर, विल बी वेरी डेक्लरेटिव। आई वांट टू डू दिस, ओके आई एम गोइंग आउट ऑफ द हाउस, मे बी योर ब्रदर, ठीक है, मैं जा रहा हूं। व्हाइल अ वुमन विल से मैं जाया हूं थोड़ी देर। देयर इज अ डिफरेंस। बोथ want to go out, but the boy will declare it. The language will be very declarative. ठीक है, आई एम गोइंग। एक मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ। इमेजिन दैट यू आर गोइंग in a car or wherever. In a car, you're going somewhere out, and it's almost 2 o'clock. You're traveling. The mother will say, look at the children and say, maybe your father is driving. तो मदर बोलेगी कि बच्चों को भूख लग गई होगी ना। Even if she herself is very hungry, she would not assert it directly somehow. So she's very passive, डिफरेंशियल डिले करती रहेगी, अपोलोजेटिक वे में कुछ बोलेगी, कुछ बोलना भी हो, जैसे कि कोई गलती कर रही है वो, तो कहेगी बच्चों को भूख लग गई होगी ना, देखना जरा, जब आपको लगे तो रुक जाइएगा, जब आपको लगे तो रुक जाइएगा। जबकि अगर आदमी, a man is hungry, he'll just say, okay, let's eat, I'm hungry. Very declarative. तो ये है लैंग्वेज डिफरेंस, एंड दिस इज अ स्टडीड एरिया। लिंग्विस्टिक्स में इसी जेंडर्ड लैंग्वेज की पढ़ाई हुई है कि किस तरह से एक वुमन की लैंग्वेज और एक मैन की लैंग्वेज में फर्क है। वुमेन्स लैंग्वेज वाज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय, yes,
बाय इनडायरेक्टनेस, है ना, इनडायरेक्ट वे में बोलेगी, टेंटेटिवनेस, diffidence. So, this difference in men and women when it comes to the use of language was attributed to the unequal positions they occupied in society. She is always scared, especially हमारे मदर की जनरेशन वाले जो women रही हैं, अभी भी हैं, I'm not saying अभी नहीं है, अभी भी हैं. However, as Sarah Mills has pointed out, the results of experiments in gendered language has almost always been contradictory. कि कहीं पे ऐसा होगा, as I said in the beginning, नॉट फॉर एवरीबडी बट जनरली ऐसा हो सकता है. अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एक्रिचर फेमिनिन. तो अभी ऑलमोस्ट इन कंटिन्यूएशन समझ लो. विद द अराइवल ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ऑन द क्रिटिकल सीन, फिलोसोफर्स एंड क्रिटिक्स लाइक, अब 3 नाम है यहाँ पे एक्रिचर फेमिनिन में, उनको याद रखना है. हेलेन सिक्सू नंबर 1, नंबर 2 जूलिया क्रिस्टोफा एंड नंबर 3 लूस इरिगेरे. तीनों के वर्क्स देखने हैं अच्छे से, तीनों के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और कौन से वर्क में कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये आपने पढ़ना है. इन्होंने डेवलप किया एक नोशन ऑफ विमेन राइटिंग, कि अब हम बात करेंगे पूरी प्रॉपर विमेन राइटिंग की, उसी को हम एक्रिचर फेमिनिन कहते हैं. नाउ फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ विमेन्स राइटिंग, दे पोस्टुलेटेड and practiced a fluid, non-linear, elliptical, part mythic, mystic writing. ठीक है, लैंग्वेज पर इन्होंने देखी होगी, स्टडी किया पूरा विमेन लैंग्वेज को, और फिर एक दिया सामने दिया और प्रैक्टिस किया एक फ्लूइड सा, नॉन लीनियर सा, पार्ट मिथिक, मिस्टिक तरह की राइटिंग. तो किस किस की फिक्शन देखो, ऑफ जेनेट विंटरसन, A.L. Kennedy, फे वेल्डन, केथी एकर एंड एंजेला कार्टर embodies what came to be termed as écriture féminine. इनको पढ़ा इन्होंने, इनकी फिक्शन को, और कहा कि इनके वर्क्स में हम देखते हैं समथिंग कॉल्ड écriture féminine. Écriture féminine works predominantly to upset the notions of language, form, narrative, order, organization. ऐसा नहीं है कि écriture féminine वो है जो अभी हमने बात किया. It works predominantly how? हमने अपसेट करना है जो नोशन है लैंग्वेज का, उसको. न्यू लैंग्वेज ऑफ विमेन्स राइटिंग. अब अगर प्रॉपर विमेन राइटिंग को हम देखें, नया जो लैंग्वेज इमर्ज हो रहा है, वो फ्लूइड है, नॉन लीनियर है, एलिप्टिकल है, पार्ट मिथिक है, पार्ट रियलिस्टिक है, मिस्टिक और स्लिपरी भी है. ये है नया विमेन लैंग्वेज. पार्ट ऑटोबायोग्राफिकल है, पार्ट फिक्शनल है. So it thrives on sexualized imagery and seeks to capture the fluidity of women's bodies. It identifies mother figures and refuses to privilege the male. तो इन लोगों ने, जिसकी हमने भी फिक्शन की बात की, they have worked on this kind of a language that brings forward the experiences of a woman. In addition, it experiments with typography itself. लिखा कैसे है, विजुअली अगर आप देखोगे इनकी लैंग्वेज को, वो भी आपको अलग दिखेगा. फॉन्ट्स अलग हैं, ब्लैंक्स अलग तरह से प्रेजेंट किए हैं, पैरेंथेसिस, ब्रेक्स, हाइफनेटेड वर्ड्स, अनलाइक द जनरल लैंग्वेज विच इज रिटन. मैगी होम, प्लीज नोट द नेम. इन्होंने प्रपोज किया एक और टर्म विच इज गाइनोग्राफिक राइटिंग टू डिस्क्राइब सच एक्सपेरिमेंटल मोड्स. इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट करके लिख रहे थे लोग. गाइनोग्राफिक, यू अंडरस्टैंड द टर्म राइट? गाइनो इज टू डू विद वुमेन, ग्राफिक इज समथिंग विजुअल. राइटिंग यूजेस द बॉडी एज अ सोर्स ऑफ लैंग्वेज एंड मेटाफर. कि बॉडी के फंक्शंस, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, तो वो बॉडी को यूज करेंगे, वहां से लैंग्वेज को निकालते हैं और मेटाफर्स को. पन्स यूज करेंगे, एटिमोलॉजीज एंड वर्ड गेम्स that work with the body are used extensively. So Irigere makes a point about women always touching themselves as collaborators because etymologically the word comes from labia. Women's lips always touch each other in collaboration. Mary Daly, another name, speaks of chronological time. And Siksu uses blood and menstruation as sources of a woman's language. Angela Carter's shifts between myth and reality. तो एंजेला कार्टर ने अपने फिक्शन में कभी मिथ की
कभी मिथ पे आ जाती हैं, कभी रियलिटी में आ जाती हैं, तो उन्होंने बिल्कुल एक बाउंड्री को ब्लर कर दिया है। फेबल एंड द रियल वर्ल्ड इन हर फिक्शन इज अनदर इंस्टेंस। Maggie Holmes' argument is that such writing breaks down the borders between genre, कि एक मिथिक राइटिंग नहीं है, सिर्फ माइथोलॉजी राइटिंग नहीं है, इट्स अ मिक्स। इट हैज ब्रोकन डाउन द जॉनर बाउंड्री, कोई एक डिसिप्लिन में ये नहीं है। And finally, the body and the text. The Écriture Feminine is exemplified by Sixou's critical work and Irigary's philosophical writings. Now, traditionally, criticism has sought to be pedantic, logical, and objective. The work of these feminists, in sharp contrast, अभी वर्क होना कैसा चाहिए, क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, बहुत लॉजिकल होना चाहिए ना, बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन इन फेमिनिस्ट्स ने पोइट्री यूज किया है, स्लिपरी मेटाफर्स, circumlocution, and extensive body images in order to develop a whole new critical language. So, a celebratory and ecstatic tone is visible in this writing. The style shifts between the poetic and theoretical. Sixou, in particular, ensures that her academic discourse merges with poetry and autobiography. So, in her attempt to dismantle the binary opposition between academic or autobiography, theory or poetry, argument, sentiment, Sixou creates a slippery prose of excesses, flows, and shifts, just like post structuralist. सब लोग post structuralism से बहुत influenced हैं. Nothing much here, almost same चीजें लिखी हैं. What I told you आपने करना है, Sixou को अलग से पढ़ना है, Irigaray को अलग से पढ़ना है, Kristeva को अलग से, ठीक है? The body, identity, and the subject. Now, woman's body, argue feminists, has been represented as mother. हमेशा से हमने देख लिया वो एक तरफ कि एक वुमन की जो बॉडी है, या तो वो मदरली फिगर है, या वो सिडक्टिव है, वो मटीरियल है, सेक्सुअल और प्रोक्रिएटिव है। ये है एक वुमन की बॉडी जो करती है। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी एट्रीब्यूट करती है पर्टिकुलर वैल्यूज टू द वुमन्स बॉडी। ये वुमन की बॉडी इसलिए यूजफुल है क्योंकि वो प्रोक्रिएट कर सकती है, सेक्सुअल, seductive, and the woman assimilates these values. Thus, feminists have noted that and objected to several kinds of objectifications of the woman's body as following. अब feminists ने कुछ चीजों को ऑब्जेक्ट किया है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिफाई कर देते हो आप लोग वुमेन की बॉडी को। Women as self-sacrificing mothers or faithful wives become stereotypes. ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है जिसके चक्कर में कुछ वुमेन जो नहीं भी करना चाहती उनको भी करना पड़ता है। पीयर प्रेशर कि अगर मदर बन गई हूँ तो मुझे सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अब, या फिर आई हैव टू बी अ फेथफुल वाइफ। ऑफ कोर्स यू शुड बी फेथफुल, but not in those terms. Beauty contests commodify the woman's body for men's gaze. ये बहुत ज्यादा पीछे कुछ टाइम पहले इस पे चर्चा हुई थी कि ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स हैं विमेन के लिए, ये किस स्टैंडर्ड से जज कर रहे हैं एक वुमन की बॉडी को, मेल गेज से। आदमी कैसे उस औरत को देख रहा है और उस आदमी को प्लीजर लग रही है वो कि नहीं लग रही है, वो कमोडिफाई कर दिया। कॉस्मेटिक सर्जरी आज आप देखोगे हर एक एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की होगी, स्पेशली लिपोसक्शन या कुछ भी कॉस्मेटिक सर्जरी। किसी ने नाक की सर्जरी करा लिया अच्छा दिखने के लिए, किसी ने जॉ लाइन को कुछ करवा लिया है। फेमिनिन मोड्स बन गए हैं वो। थिननेस एसोसिएटेड विद फेमिनिन ब्यूटी। अगेन अगर आपने कुछ टाइम पहले की देखा होगा, ये जो फेमिनिज्म का पे ही चर्चा चल रही थी, तो जो ये अगेन क्या बोलते हैं इनको, यही ब्यूटी पैजेंट्स और ये सब जो होते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल पतली लड़कियां हैं। क्यों, मतलब क्या मतलब है उन सब चीजों का, मुझे तो समझ में नहीं आता ऑनेस्टली। वो जो पेजेंट्स रखे जाते हैं वो किस लिए रखे जाते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? टू अंडर एस्टिमेट अदर्स, टू or to spread this ideology that a woman needs to have this kind of a figure and this kind of a face. Well, thinness is associated with feminine beauty.
आप एड्स में देख लो, फिल्म्स में देख लो, फैशन में देख लो, इट गोज़ द सेम फॉर अ मैन। अगर अभी शुरू हुआ है, कुछ टाइम पहले टर्म ही नहीं याद आ रही, रैंप वॉक और ये सब। बट अगर हम सिर्फ फ़िल्म्स की बात करें, तो मैन इज़ आल्सो सपोज्ड टू लुक इन अ सर्टेन वे। द कंट्री इज़ इटसेल्फ इमेज्ड एज़ अ वुमन्स बॉडी, मदरलैंड। आपको पता है कोई एक जगह है जिसको फादरलैंड कहते हैं, बाकी सब मदरलैंड है। तभी तो इको क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं हम लोग, इको फेमिनिज्म पढ़ते हैं, सॉरी। कि नेचर को भी आप उसी तरह से ट्रीट कर रहे हो जैसे आप एक वुमन को करते हो। यूज किया, जो चाहिए उसको यूज किया, और फिर जो अब यूज में नहीं है उसको साइड में कर दिया, और फिर नेचर के साथ छेड़छाड़ की। आई होप दैट जैसे नेचर अपना बदला ले लेती है, वैसा एक दिन विमेन भी लें। अच्छा, आई वाज आस्किंग यू गाइस, फादरलैंड पता है आपको कौन सा है? नो? ये मेनली जर्मनी। जर्मनी, ठीक है। जर्मनी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्री रेफर टू एज fatherland. So in none of these cases argue feminists does the woman have a say. इन सब में woman कुछ कह ही नहीं रही है, even though उसकी body है। The woman's body therefore is only the object of study, control, discipline and gaze. The woman is never her own subject. Her sexuality, desires or identity is determined by the social norms that have themselves been produced by men. The politics of women's biology. Some of the most trenchant feminist criticism has been directed at the biology of bodies, है ना, कि ऐसा बना के दिया है। तो फेमिनिस्ट आर्ग्यू करती हैं दैट वुमन को रिड्यूस कर दिया जाए टू द वूम्ब, ऑलमोस्ट एज दो हर ओनली फंक्शन इज प्रोक्रिएशन। फर्दर, जब फ्रॉइड ने फेमसली थियोराइज किया कि सारी वुमेन सफर करती हैं पीनस एनवी से, उन्होंने एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दी वुमेन की साइकोलॉजी को स्टडी करते हुए, one that determined social constructions of women as the second sex suffering from a lack, कि ये तो सेकंड सेक्स है एक तो, और उसमें कोई एक लैक है, उसको भी आदमी बनना था, मैन बनना था। As Juliet Mitchell puts it, the lack that is psychologically attributed to women became treated as an actual lack. The psychological mode of oppression was taken as the cause of oppression. यही साइकोलॉजिकल जो मोड था ऑफ ऑपरेशन, इसी को लिया एज द कॉज ऑफ ऑपरेशन। प्लीज नोट अनदर नेम, शूलामित फायरस्टोन। ये जितने भी नाम आ रहे हैं इनको लिखते चलो अपने पास। शूलामित फायरस्टोन ने वर्क लिखा द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970, had argued that women could be truly free. इन्होंने बस ये चीज कही कि यार आप पूरी तरह से फ्रीडम ले लो, और एक औरत तभी फ्री हो पाएगी when she is freed of reproduction. इन्होंने गेम ही खत्म कर दी। Shulamit, you can't really forget her name and what she said. Shulamit Firestone, आग लगा दी। इन्होंने कहा कि भाई सच में फ्री होना है तुमको, free your bodies of reproduction then. A woman could be truly free only if she and her body were freed of reproduction. Ruth Hubbard's pioneering work, another name, please note, in the area of reproductive biology, noted that women initially had control over the domain of childbirth because they gave birth within the home. पहले घर पे ही होता था ना सब कुछ, घर पे ही अपने बर्थ होता था। थोड़ा मतलब एक मुझे लगता है ऑफ कोर्स हाइजीन के उस पे हाँ। हाइजीन के टर्म्स में आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट इट्स ट्रू ना, अ वुमन हैड अ कंट्रोल कि मेरे को कैसे करना है सब। व्हेन द इवेंट वाज रीलोकेटेड टू द हॉस्पिटल, तो रूथ हबार्ड ने हॉस्पिटल वाली बात कही है,
The woman and the process came under the control of the male physician. अभी सब कुछ वो कंट्रोल करेगा अगर मेल फिजिशियन है. Indeed, techniques in childbirth, such as episiotomy, were developed not only to help in the childbirth, but the woman's husband, who would derive pleasure from the tightening of the vagina. Do you know what is episiotomy? Uh, so after childbirth, पहले जब घर पे होता था childbirth, तो हो गया childbirth and that's it. A woman would be left as it is, है ना, to recover herself. बट अभी क्या होता है, अभी आपको स्टिचेस लगते हैं आफ्टर चाइल्ड. आपने डिलीवर कर दिया बेबी को, तो व्हेन द बेबी इज डिलीवर्ड, ऑफ कोर्स द बेबी इज बिग. तो क्या होता है कि द द वजाइना, इट वो स्किन जो होती है वो पूरी ब्रेक हो जाती है ना, इट फट जाती है पूरी. तो उसको स्टिच करना करते हैं अभी, टू टाइटनिंग ऑफ द वजाइना, ऑफ कोर्स फॉर द प्लेजर ऑफ द husband. As Hubbard puts it, we must ask to what extent different ways of giving birth empower women, or alternatively decrease our power to structure childbearing around our own needs and those of the people with whom we live. Yeah. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, इसलिए मैंने खोला. सो व्हाट हैपेंस इज, जब बर्थ होने वाला होता है ना, सेकेंड स्टेज जब शुरू हो जाती है लेबर की, तो बच्चे ने बाहर निकलना है, बट ऑफ कोर्स द ओपनिंग इज नॉट सो बिग. तो वो क्या करते हैं, द डॉक्टर का गिव्स अ कट उसको आसानी से, ताकि बाहर निकल जाए. तो कट लगाते हैं बाहर निकालने के लिए, एंड आफ्टर दैट उसको फिर स्टिच करते हैं, उसी कट को फिर वो स्टिच करते हैं. ठीक है, दैट्स इट. Further, reproductive technologies themselves are patriarchal, mainly because motherhood is projected as the climactic moment of the woman's life. And those who are not mothers are believed to or represented as lacking something. बहुत सारे देखो, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं मेडिसिन में. और अभी तो आपने देखा ही है कि बड़े जो शहर हैं स्पेशली, वहाँ पे वजाइनल बर्थ बहुत कम हो गए हैं, सिजेरियंस ज़्यादा हो गए हैं. यू वोंट बिलीव व्हाट आई सॉ एंड हर्ड माई सेल्फ. A couple came in and they were going to have their baby, and they decided it would be a cesarean. Yeah, I don't know, डॉक्टर ने डिसाइड किया या किसने डिसाइड किया, बट दे वर आस्क्ड टू गिव अ डेट कि आप बताइए, ये जैसे डॉक्टर एक स्पैन दे देते हैं ना, कि ये से ये एक टाइम आपका रहेगा बर्थ का, तो आप बताइए. उन्होंने कहा कि हम पंडित से मुहूर्त निकलवा के लाएंगे कि कौन से मुहूर्त अच्छा है चाइल्ड बर्थ के लिए. एंड दे वुड बिकम क्रेजी, यू नो, डॉक्टर्स टोल्ड कि वो एकदम ऐसे हो जाएंगे कि इसी मोमेंट उसका बर्थ होना चाहिए, इस पर्टिकुलर टाइम पे ही बर्थ होना चाहिए. तो मतलब क्या 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 नहीं हो गया है. अभी वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, पहले ही आप चाहते हो कि हम कंट्रोल करें सब, कि कब कौन से स्टार्स में वो पैदा होगा, क्या होगा उसके साथ आगे. तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं. तो ये वो भी कह रहे हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आगे को, चाहे जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो सब पेट्रियार्कल हैं, मेनली बिकॉज मदरहुड को प्रोजेक्ट किया जाता है एज क्लाइमैक्टिक मोमेंट ऑफ द वुमेन्स लाइफ. एंड दोज हु आर नॉट मदर्स आर बिलीव टू, तुम्हारे अंदर कुछ तो कमी होगी. और उसी नजर से भी देखा जाता है, अगर एक कपल है जो एज में भी बड़ा हो गया, उनके बच्चे नहीं हैं, तो सब ऐसी नजरों से देखते हैं ना, इनके बच्चे नहीं हुए, क्या हो गया, किस में प्रॉब्लम थी. Indeed, as Valerie Hartouni has demonstrated, new technologies जैसे कि IVF, in vitro fertilization, are offered and promoted as blessings for women.
to help women fulfill their maternal natures, कि अब तो तुम्हारा लाइफ का जो टास्क है जो तुम करने आई हो यहाँ पे नर्चर, वो कंप्लीट तभी होगा, आईवीएफ करवा लो. So IVF has given rise to a more technologized form of older biases about women's bodies. Also, women's bodies have become, in Sarah Franklin's argument, conduits for technological miracles. Nature itself and biology both become both knowable and controllable through technology. वैसे एक बात है, जैसे हम टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात करते हैं और ये सब ना, हाँ, सुपरस्टिशन बोल लो या कुछ भी मतलब बोलो, बट पीपल आर एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट इट. मैं क्या कह रही थी? हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबीज बहुत नया ये सब चीजें हैं, लेकिन वी हैव एक्चुअली सीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन आवर एपिक्स. महाभारत में वो जो बच्चे होते हैं, 100 बच्चे, वो कहाँ पैदा होते हैं? They don't come out from the womb, right? वो ऐसे एक रूम में ऐसे मटके से लटके होते हैं कुछ, if I'm not wrong. Test tube babies. They're all test tube babies. So all of these new scientific things have been there in literature from time immemorial. Think about aeroplanes. रामायण. रावण सीता का हरण करने कैसे आता है? उड़ के ही आता है वो भी तो उसका एरोप्लेन ही था. They grown in a pot, right? So it's all there in literature. So in other words, it is not about the technology per se, but about the social relations between genders and gender roles that is important. IVF is a social technology because it aims to normalize families कि अगर अभी आपके बच्चे नहीं है तो आप normal family नहीं हो. And gender relations, families must have children in them. और एक हो जाता है तो फिर दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं ना कि अभी तुम्हारी कंप्लीट नहीं हुई, अभी बेटी होगी तो बेटा होना चाहिए, बेटा हो गया तो बेटी होनी चाहिए, तब जाके कंप्लीट होगी फैमिली. The laboring body of the woman becomes a subject of reproductive technologies. It's not easy. They just don't understand. फिर आगे से आर्ग्यूमेंट, बाकी की women, older women अपनी फैमिलीज में और आर्ग्यूमेंट्स ही देती हैं. पहले की औरतें देखिए 10-10 बच्चे करती थी. यार शर्म कर लो थोड़ी कि तुमने एक तो उस औरत के 15 साल खा दिए और उसको तुम वो कर रहे हो, इतने प्राइड के साथ बता रहे हो. तुमने उसकी रग तुमने यू उसको पूरा निचोड़ दिया, उसकी जो जवानी थी उसकी वो खत्म कर दी तुमने. 10 बच्चे पहले तो उसने पैदा किए, वो प्रेग्नेंट रही इतने साल, उसके बाद उसने वो पाले, अगले 10 और साल, 20 और साल, लाइफ गॉन. 20 से लेके 40 तक लाइफ गॉन. तो laboring body of the woman becomes the subject of reproductive technologies and medicalization techniques, जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन्स हो गए हैं अभी. Pregnant women are under surveillance to prevent drug abuse, है ना, कि आप जब आप प्रेग्नेंट हो तब आप कुछ भी नहीं ले सकते. The maternal rights of the woman are set against the rights of the fetus. It's very true कि अभी जब एक वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो अचानक से वो जो फीटस है, जो बच्चा है, उसके राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मदर के राइट्स से. विमेन को हमेशा कितने उसके अल्ट्रासाउंड स्कैन्स कितने, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बट अगर आप उसको दूसरी नजर से देखो, सो इट्स रियली हार्ड. स्पेशली ट्रस्ट मी, आई हैव बीन थ्रू इट. आई वुड से दैट प्रेगनेंसी इज नॉट सो हार्ड. Of course, the delivery is extremely hard, but उसके बाद असली शुरू होता है. The recovery, and then your space is just taken away. You don't feel yourself. It's like it's all about the newborn. You are marginalized. अपने आप में भी और आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपको marginalize कर देते हैं.
द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्टिविटी, ये मत खाओ, वो मत खाओ, दांत मत दिखाओ, कान मत दिखाओ, सब ढक लो, पूरी बॉडी ढक लो, मुंह भी ऐसे ढक के रखो, नहीं तो दांत गिर जाएंगे, आंखों से स्क्रीन मत देखो, देखो ही मत, कुछ आंखें बंद करके सो ही रहो. Too much. It's people are crazy. Trust me. Feminists have consistently argued that the male becomes the standard model for all things human. स्टैंडर्ड मॉडल जो है ना वो आदमी है, ऐसा होना चाहिए. द वुमन इज नेवर सीन एज एनीथिंग अदर देन एन ऑब्जेक्ट, अ सेकेंडरी फिगर फॉर द प्राइमरी मेल. अच्छा, ये हम सब्जेक्टिविटी आप पढ़ोगे, ठीक है. नथिंग मच इन इट, हमने सब्जेक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी बात कर ली हुई है. Yeah. Don't skip it. It's very important. Okay, loose irregular का work यहाँ पे mentioned है. I'll stop here. You complete this, and I'm going to start with the next part. अभी टाइम लगेगा. फेमिनिज्म चैप्टर बहुत बड़ा है. इट विल टेक टाइम. आई ट्राई कि मैं एक एक दो क्लासेस और लूँ to finish this. Let's see. Okay, so complete this. I'll share today's works with you all. ठीक है. बहुत सारे नाम हैं. आप ये सोचोगे कि यार कुछ भी नहीं था इसमें तो, है ना? ये सब तो हमें पता है जो हमने पढ़ा. बट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको जनरली पीपल स्किप कर देते हैं. और हमारे लिए एज़ नेट स्टूडेंट्स क्या इम्पोर्टेंट था? जितने भी नाम आए, और बहुत सारे नाम आए हैं आज क्लास में. काम बहुत है करने के लिए. ओके? सी यू. बाय बाय.